Hello, good morning students. So today we are going to discuss about the new topic that is related to the absorption and how it is different from the adsorption. Okay, so let's begin. तो हमने जैसे पिछले वीडियो में एब्जॉर्प्शन की भी बात की थी, एडजॉर्प्शन की भी बात की थी। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन हमने कहा था इट इज द एक्युमुलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस। अब एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबस्टांस यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क ऑफ द एब्जॉर्बेंट। जैसे कोई भी सबस्टांस है, मान लीजिए ये आपका कोई सबस्टांस है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये आपका चौक है और इसमें आपने ये आपके पास हो गया, ठीक है। इसमें कोई इंक है मान लीजिए, और इंक में आपको पता है कि सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं और वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं। आपने इसे इसमें डाल दिया। अब जाहिर सी बात है कि जो आपके पास इंक पार्टिकल्स हैं वो आपके इसके सरफेस पर अक्यूमुलेट होंगे, लेकिन जो वाटर है इसमें, वाटर आपके पूरे बल्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। तो उस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। और सरफेस पे पार्टिकल्स के लगने को कहते हैं एडजॉर्प्शन। और ठीक है, सरफेस फेनोमेनन क्या है आपका? एडजॉर्प्शन। और बल्क फेनोमेनन क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो वाटर पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं इसे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब यहां पर देखो शॉप्शन क्या होता है, बहुत ही आसानी से समझना। देखो जब एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन साथ साथ होते हैं तब उसे कहते हैं हम शॉप्शन। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चौक की हमने बात की थी, ठीक है। चौक में हमने इंक में इसे डाल दिया। इंक में आपके पास ब्लू, मान लीजिए ब्लू इंक है, तो ब्लू सॉलिड पार्टिकल्स होंगे पिगमेंट के, साथ ही साथ यहाँ पर वाटर होगा। जो ब्लू सॉलिड पार्टिकल्स हैं दोज विल बी एक्युमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ दिस चौक, उसे हम कहेंगे क्या? एडजॉर्प्शन, ठीक है। और जो वाटर है इसका, वाटर पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसे हम कहेंगे क्या? दैट विल बी कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसी तरीके से आप डिस्टिंक्शन की बात करते हैं। एडजॉर्प्शन आपका सरफेस फेनोमेनन है, एब्जॉर्प्शन आपका बल्क फेनोमेनन है। एडजॉर्ब्ड स्पीसीज इज एक्युमुलेटेड इन द सरफेस, क्योंकि सरफेस फेनोमेनन है, ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बल्क में। ये फास्ट प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन फास्ट क्यों है? क्योंकि इसे सिर्फ सरफेस पर होना होता है। और ये स्लो प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसे पूरे बल्क में होना होता है, ठीक है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज ग्रेजुअली। तो जो एडजॉर्प्शन होता है उसके रेट यानी कि स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका रीजन ये है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द सरफेस एरिया कम होने लगता है, जबकि एब्जॉर्प्शन में इस तरीके की कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पर स्पीड आपकी शुरू से लेकर लास्ट तक सेम रहती है, ठीक है। मीन्स इट टेक्स प्लेस एट स्टडी रेट, सेम रेट पर ये आपका होता रहता है जब तक ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इनके डिस्टिंक्शन है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच के। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इसके टाइप्स में एक तो फिजिजॉर्प्शन है, दूसरा केमिजॉर्प्शन है। अब देखो पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन को समझते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब हुआ इट इज द एक्युमुलेशन ऑफ गैस पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स व्हिच अकर ड्यू टू द वीक वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन की, तो वो आपके पास, अब देखो गैस पार्टिकल्स यहाँ पर एडजॉर्ब जो हो रहे हैं, these particles are getting adsorbed। तो ये जो एडजॉर्प्शन हो रहा है इनके बीच में, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो यहां पर कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है जहां पर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। दैट विल बी कॉल्ड एडजॉर्प्शन। कौन सा एडजॉर्प्शन? फिजिकल। दिस विल बी कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बात करते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन। तो ये क्या है? वन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर हेल्ड बाय सॉलिड्स ऑन इट्स सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड्स, द एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड केमिजॉर्प्शन। कहने का मतलब ये है कि इस केस में क्या होता है, इस केस में यहाँ पर जो एडजॉर्प्शन होता है, कोई भी गैस पार्टिकल्स यहाँ पर जब आते हैं तो ये इस सरफेस के साथ, मान लीजिए ये निकिल है आपका, ये कोई गैस है ये, तो ये जो निकिल की सरफेस है ये आपका इनके साथ, गैस पार्टिकल के साथ केमिकल बॉन्ड बना देंगे। व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड देन दिस इज कॉल्ड केमिजॉर्प्शन। तब इसे हम क्या कहते हैं? केमिजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिजॉर्प्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? नॉन स्पेसिफिक नेचर का है। कहने का मतलब यह है कि जब हम फिजिजॉर्प्शन की बात करते हैं कि कोई भी गैस हो, चाहे CO2 है,
चाहे S2 है, चाहे O2 है, कोई भी गैस हो, वो आपका यहाँ पर आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर गैस को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। कोई भी गैस यहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है, नो मैटर व्हाट द नेचर ऑफ द गैस, इट मे बी O2, S2, CO2। जैसे मान लीजिए तीनों के तीनों गैस हैं किसी कंटेनर में, वहीं पर हमारे पास ये एड्जॉर्बेंट है जिसके सरफेस पर इन पार्टिकल्स को एड्जॉर्ब होना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपके यहाँ पर एड्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर। ऐसा नहीं कि O2 है तो वही पहले होगा, S2 है तो पहले होगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर कोई पार्टिकल्स आपका एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि ये जो पूरा फेनोमेनन है, दिस फिजिकल एब्जॉर्प्शन, इट इज बेस्ड ऑन द वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो कि यूनिवर्सल है, हर गैस में सेम होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, इजिली लिक्विफाइबल गैसेस आर रेडिली एब्जॉर्ब। अब जो लिक्विफाइबल गैसेस हैं, जैसे हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो जैसे CO2 है, SO2 है, NH3 है, दीज आर रेडिली एब्जॉर्ब, यानी कि यहाँ पर प्रेफरेंस भले ही यहाँ पर इनको नहीं मिल रही है, किसी भी गैस को नहीं मिलेगी, लेकिन जब एब्जॉर्प्शन होने लग जाएगा, मान लीजिए हमने किसी कंटेनर में, ठीक है, किसी कंटेनर में O2 रखी है, अब O2 का जो एब्जॉर्प्शन रेट है, और साथ ही साथ अगर हमने किसी कंटेनर में CO2 रखी है, तो CO2 का जो एब्जॉर्प्शन रेट है CO2 को ज्यादा होगा O2 के मुकाबले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि CO2 आपका इजीली लिक्विफाइबल गैस है, ठीक है। जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होते हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये दो चीजें होती हैं, एक नॉन स्पेसिफिक नेचर, ठीक है, मैंने कहा कि किसी भी गैस को प्रेफरेंस नहीं मिल रही है, हालांकि जब कोई गैस एब्जॉर्ब होने लग जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि वो आपकी लिक्विफाइबल है या नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं रिवर्सिबल नेचर। रिवर्सिबल नेचर का मतलब ये हुआ कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी, जब एक बार एब्जॉर्ब हो गए तो उसके बाद वो आपके रिमूव होंगे कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर गैस पार्टिकल एक बार एब्जॉर्ब होने के बाद रिमूव भी हो जाते हैं आसानी से, क्योंकि उनके बीच में वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना है उनके बीच में, इसलिए आसानी से वो आपके रिमूव भी हो पाते हैं। आगे है फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजेस बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से पार्टिकल के बीच में और पार्टिकल का सरफेस के साथ कोलिजन बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ पर पार्टिकल्स ज्यादा कॉन्टेक्ट आते हैं सरफेस में, और उस कॉन्टेक्ट के कारण यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ने से एब्जॉर्प्शन आपका ज्यादा होता है, क्योंकि सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट इंक्रीजेज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉलिजन। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, तो सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि मोर द सरफेस अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन मोर विल बी इट्स एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे हमने लिखा है मोर गैस इज एब्जॉर्ब, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपका बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया आप बढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है जितनी गैस यहाँ पर इतने एरिया में एब्जॉर्ब हो सकती है उससे ज्यादा यहाँ पर इतने एरिया में एब्जॉर्ब हो पाएगी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया छोटा है, ठीक है। तो यही चीज है। आगे बात करते हैं यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन की हमेशा कम होती है, और कम होने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहा होता है, ठीक है। देयर इज वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, हेंस एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरी लो। दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होता है इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जहाँ पर आपके पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है ये आपके पास लो टेम्परेचर में होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा आपको पता होगा, जब हमें ली चैटर्जी प्रिंसिपल पढ़ा था इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के केस में टेम्परेचर कम करना पड़ता है अगर हमें रिएक्शन को करवाना होता है, ठीक है। जैसे कोई भी आपकी रिएक्शन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट होता है, ये आपके पास CO2 में कन्वर्ट होता है, प्लस H2 में कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो जब आप इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये CO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो ये आपके पास बैकवर्ड चला जाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब जो बैकवर्ड जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है, और फॉरवर्ड जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो बैकवर्ड है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे होगी, उसके लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा,
तब जाके ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। सीधी सी बात ये है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हमेशा टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक है। और जब आपको डिजॉर्प्शन करना हो, यानी कि रिमूवल ऑफ द गैस पार्टिकल, अगर आपको पार्टिकल को रिमूव करना है तो उस कंडीशन में आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब एडजॉर्प्शन आपको कम टेम्परेचर में होता है तो डिजॉर्प्शन यानी कि रिमूवल ऑफ दोज पार्टिकल्स विल टेक प्लेस एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिजॉर्प्शन। हाई स्पेसिफिसिटी होती है इसकी, जस्ट अपोजिट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। जिस तरीके से फिजिकल एडजॉर्प्शन में किसी गैस को प्रेफरेंस नहीं मिलती है, यहाँ पर प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंस मिलने का रीजन ये है क्योंकि ये जो एडजॉर्प्शन होता है ना, केमिकल एडजॉर्प्शन, इस केस में एडजॉर्प्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो गैस पार्टिकल्स हैं, these gas particles are whether able to form the bond with the solid surface of the adsorbent। ये जो आपके पास एडजॉर्बेंट है इसके सरफेस के साथ बॉन्ड बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर O2 है, ठीक है, आपके पास H2 भी है। मान लीजिए यहाँ पर ये निकेल है, निकेल अगर आसानी से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का निकेल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन आपका आसानी से नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस उसी गैस को मिलेगी जो आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। इसलिए ये इसकी स्पेसिफिसिटी हाई है। आगे बात करते हैं इरिवर्सिबिलिटी की। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब हुआ जो आपका रिवर्सिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर हम जानते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होने का मतलब ये हुआ क्योंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को टूटने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इतनी आसानी से वो ब्रेक नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण ये आपका रिवर्सिबल नहीं होता है, उस बॉन्ड का टूटना मुश्किल होता है। आगे बात करते हैं केमिजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। जाहिर सी बात है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोवाइड करना जरूरी होता है। अब वो एक्टिवेशन एनर्जी जब तक प्रोवाइड नहीं होगी तब तक पार्टिकल यहाँ पर सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसे हमने एक्टिवेशन एनर्जी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। इंक्रीज बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जाहिर सी बात है प्रेशर को बढ़ाने से यहाँ पर गैस पार्टिकल के कोलिजन्स विद द सरफेस ज़्यादा होंगे, जिसके वजह से यहाँ पर एडजॉर्प्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है स्पेस की, सो दैट एडजॉर्प्शन कैन टेक प्लेस। सो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। आगे बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पर केमिजॉर्प्शन के केस में एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन आपकी ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर हमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, किसको, पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स को एक्टिवेशन एनर्जी जब प्रोवाइड करेंगे तभी यहाँ पर ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। यहाँ पर हमने काफ़ी डिफरेंसेस इसके पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट बचता है बताने को, दैट इज द रिजल्ट इन मल्टीमोलिकुलर लेयर। किसके केस में, फिजिकल एडजॉर्प्शन में। फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, तो सरफेस के अब देखो इसमें क्या होगा, पहले एक लेयर बनेगी, फिर यहाँ पर दूसरी लेयर बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर तीसरी लेयर बन सकती है। अब यहाँ पर कई लेयर क्यों बन सकती है, कई लेयर इसलिए बन सकती है क्योंकि यहाँ पर ये जो सरफेस है, सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट लेयर, जो ब्लू लेयर आपको दिख रही है, विद द हेल्प ऑफ वंडर वाल फोर्स। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेयर है इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड लेयर, जो ग्रीन लेयर आपको दिख रही है, विद द सेम फोर्स, दैट इज द वीक वंडर वाल फोर्स। और जो सेकेंड लेयर, जो ब्लू लेयर रेड लेयर के साथ कांटेक्ट में है, ये किस तरीके से एडजॉर्ब हो रखी है, ये भी आपका वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, सरफेस का फर्स्ट लेयर के साथ और फर्स्ट लेयर का सेकंड लेयर के साथ, सेकंड लेयर का थर्ड लेयर के साथ अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो सिर्फ एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका नाम है वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर एक ही फोर्स है उनके बीच में तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कई लेयर आपकी बन सकती है, ठीक है। लेकिन जो हम बात करें केमिजॉर्प्शन की, केमिजॉर्प्शन के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके सरफेस है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लेयर, मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी कोई लेयर है, ठीक है, तो जो लेयर यहाँ पर इसके इमीडिएट कांटेक्ट में होगी, ये जो आपकी रेड सरफेस है ऑफ एनी मटेरियल, इसके इमीडिएट कांटेक्ट में कौन से एटम्स हैं, ये फर्स्ट लेयर के एटम्स हैं। तो जाहिर सी बात है केवल ये जो फर्स्ट
इमीडिएट कांटेक्ट वाली जो लेयर है, ठीक है, वही यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है। इसके बाद जो भी लेयर आएंगी वो इसके साथ, इस सरफेस के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। कांटेक्ट नहीं कर पाने से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होना इसके साथ जरूरी है अगर यहाँ पर केमिजॉर्प्शन करना है। तो जाहिर सी बात है कि केमिजॉर्प्शन सिर्फ फर्स्ट लेयर के साथ हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर ही यहाँ पर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है इसके साथ। सेकंड लेयर कांटेक्ट में ना होने के कारण केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकती है, इसलिए यहाँ पर आपका केमिजॉर्प्शन यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्म करती है, ठीक है। तो वही चीज है, आगे चलते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? तो सरफेस एरिया, जैसे हमने बात की, सरफेस एरिया जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है, क्योंकि स्पेस अवेलेबिलिटी यानी कि सरफेस एरिया अवेलेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से, जैसे हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, यहाँ पर डिजॉर्प्शन होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ द पार्टिकल। अगर आपको पार्टिकल को एडजॉर्ब करवाना है, जब इसे हीट देके पार्टिकल रिमूव हो रहे हैं, तो पार्टिकल को एडजॉर्ब करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसे कूल करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस जनरली डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो इसका जस्ट अपोजिट भी सही है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ता है ताकि वो प्रोसेस हो पाए। तो यानी कि अगर एडजॉर्प्शन आपके एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे पार्टिकल और ज्यादा एडजॉर्ब हो पाएंगे। आगे बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से डेफिनेटली पार्टिकल का कॉलिजन सरफेस के साथ ज्यादा होता है, यानी कि वहां पर उनके कांटेक्ट में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसके वजह से एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है। सो इंक्रीज इन प्रेशर रिजल्ट्स टू द मोर एडजॉर्प्शन। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन की, एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पर गैस मास्क में हम यूज करते हैं इसको, ठीक है, जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अगर हमने किसी कंटेनर में गैस पार्टिकल्स हैं, वहां पर हमने कोई चारकोल रखा है, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल, तो यहाँ पर जो गैस पार्टिकल है वो इस पर एडजॉर्ब हो जाती हैं। एडजॉर्ब होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाई वैक्यूम फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। जैसे पहले हमने इस कंटेनर में वैक्यूम पंप को यूज किया, वैक्यूम पंप को यूज करने पर यहाँ पर वैक्यूम प्रोड्यूस हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रेसेस ऑफ गैसेस रह जाती हैं, ट्रेसेस ऑफ एयर रह जाते हैं। तो उस एयर को हम रिमूव कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? विद हेल्प ऑफ द एक्टिवेटेड चारकोल, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल पे वो गैस पार्टिकल आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इस तरीके से आप हाई वैक्यूम प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे चलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हमने पिछले साल इसके बारे में पढ़ा है किस तरीके से आयन एक्सचेंज रेजिन होते हैं। आयन एक्सचेंज रेजिन क्या करते हैं, यहाँ पर अपने जो आयन्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ये आयन एक्सचेंज रेजिन है, तो ये अपना सोडियम आयन वाटर में डाल देगा और वाटर से जो कैल्शियम आयन क्या करता है, इट कॉजेज द हार्डनिंग ऑफ द वाटर, और उस कैल्शियम आयन को यहाँ पर अपने पास एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, वो उसे रिमूव कर देता है वाटर से। तो वाटर से कैल्शियम आयन का रिमूव होना ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, क्योंकि हार्डनिंग ऑफ वाटर किसके कारण होती है, कैल्शियम आयन के कारण होती है, मैग्नीशियम आयन के कारण होती है। ओके, आगे बात करते हैं हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस का मतलब हुआ जहां पर रिएक्टेंट आपके किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका इथीन है, इथीन आपकी गैस है, हाइड्रोजन आपकी गैस है, और यहाँ पर आपने मान लीजिए निकल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका ईथेन। तो ये जो ईथेन फॉर्मेशन हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट और जो आपके पास कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, हेंस वी कैन से दैट देयर इज नो होमोजेनियस मिक्सचर, देयर इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि ये गैस है, ये आपके पास सॉलिड है। गैस और सॉलिड हमेशा हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, और जहां पर आपके पास कोई कैटलिस्ट हो ऐसा, और जो आपके पास गैसेस हैं दीज आर इन डिफरेंट स्टेट, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस, जहां पे आपके पास जो कैटलिस्ट होता है दैट इज इन डिफरेंट स्टेट देन दैट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, उसे हम कहते हैं हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी हम इसका यूज करते हैं एडजॉर्प्शन का, ठीक है, इस तरीके से। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, उसमें यूज करते हैं इसका। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसके बारे में हमने पिछले साल आपको डिस्कस किया था कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी एडजॉर्प्शन का यूज है, ठीक है, ये हमने पिछले साल इसके बारे में डिस्कस किया था, आपको याद होगा,
ठीक है। तो इस तरीके से हमने गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है इसके बारे में भी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके पास सिलेबस में थोड़ा सा ही इसका जिक्र है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। ठीक है, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज वॉच द वीडियो अगेन, एंड थैंक यू सो मच।